बना रात में नहीं खाना, दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना दिन में नहीं खाना, और रात का बना रात में नहीं खाना। फिर कब का बना कब खाना? तो दिन का बना दिन में ही खाना। तो दिन का बना दिन में ही खाना, तो निश्चित मान के चलना आप स्वस्थ बन जाएंगे, आप अनेक प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे। और अपनी वो मासिक धर्म की बात चल रही कि कौन से माह में क्या खाना और क्या नहीं खाना, बड़ा महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। मैसेज आया, महाराज जी इतने फास्ट मत पढ़ाओ, इतने फास्ट मत बोलो, आराम आराम से समझा समझा के बोलो। तो फिर मेरा ही सुबह मन बना कि वास्तविकता मेरा भाव ये था कि बीमारियों के विषय में दे दूं, जो मुख्य मैंने अनुभव लिया है। तो अब मैंने ये मन बना लिया है कि देखो, अगर आपको सुनना है तो अगर जो लोग चले भी जाएं तो बाद में सुन लेना कि साइटिका के लिए क्या है, पित्त के लिए क्या है, पेट के लिए क्या है, माइग्रेन के लिए क्या है, इस सबको देना था। लेकिन अब पहले इसको व्यवस्थित दे दूं, ये भी काम की चीज़ है। अब ये मेरी प्रवचन श्रृंखला मुझे 8 दिन में ख़त्म करना चाहिए, लेकिन अब हो सकता है वो लंबी चले जाए, पर आराम आराम से ही करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब सबकी मांग थी हम अश्विन, अब आप 7वां मास कौन सा अश्विन समझते नहीं, अश्विन क्या कहलाता है। तो अश्विन का तात्पर्य ये लेता है सितंबर और अक्टूबर का, जो पिछली बार गया है ना, उसको अश्विन जो है वो अभी सितंबर और अक्टूबर वो अश्विन मास कहलाता है। इस अश्विन मास में क्या खाना क्या नहीं पीना उसकी अपन बात करते हैं। तो अश्विन मास में अनाज में बोला जाता है कि जौ और ज्वार। देखना जौ की बड़ी कहानी है, हर स्थान पर जौ मिल रहा है हमें, पर कहीं किसी शुद्ध भोजन वाले का जौ नहीं मिलता है। यहाँ हर माह में जौ मिल रहा है, लेकिन जौ की रोटी मिलती ही नहीं है। ठीक है ना, बनाओ भैया, आप भी खाओ और साधु को भी खिलाओ, स्वस्थ करो। तो जौ के बाद ज्वार, चावल, मूंग, मोठ, मसूर, चना और तुअर, ये अनाज में है। और सब्जी में बोले परवर, लौकी, तुरई, कुमड़ा, भिंडी, ग्वार फल्ली, सहजन की फल्ली, ये सब्जी में है। इसको सब्जी में बताया इन्होंने। और फल में, अब तो धीरे बोल रहा हूँ ना भाई, अब तो सब लिख पा रहे, समझ पा रहे ना मेरी बात को, ठीक है ना, और धीरा कर दूँ। फल में जो फल होते हैं उसमें मौसम्बी को कहा है, अनानास के लिए कहा है, लेकिन इसके लिए कहा है कि इतना जरूर ध्यान रखना, खाली पेट नहीं। एक बात ध्यान रखना इसको कि ये अनानास को जो लें आप, खाली पेट कभी मत लेना। अगर आपने खाली पेट लिया अनानास तो वो दुखदाई हो जाएगा आपके लिए, पीड़ा कारक बन जाएगा, इसलिए खाली पेट कभी नहीं लेना। क्या हुआ, अनानास का जूस जब भी लो तब आप कब लो, कुछ पेट में हो तब लो। उसका ये नियम है कि वेद जी ने इस चीज़ को बताया था। बोले वो अनानास जो है अगर खाली पेट लोगे तो वो जाकर आंतों में इन्फेक्ट हो जाता है, आंतें उससे खराब हो जाती हैगी। डायरेक्ट अगर ले लिया तो बोले डायरेक्ट नहीं लेना, खाली पेट नहीं लेना, बंद कर देगा जठराग्नि को। जैसे ही आपने खाली पेट लिया वो जठराग्नि बंद कर देगा आपको अगले दिन भूख ही नहीं लगेगी। इसलिए कभी खाली पेट नहीं लेना। जब कुछ खा लिया हो उसके बाद अनानास लेना आप। तो अनानास, फिर उसके बाद क्या है, सफ़ेद अनार, सफ़ेद ही अनार मिल रहे सब जगह, नाशपाती, केला, सीताफल, आंवला, नारियल, चीकू और सेब, इन सब के लिए बोला है। ये फल में बोले गए, फल में इन सबको लेना चाहिए। लेकिन बताया ले बोला तो है, लेकिन सेवफल के लिए स्पष्ट मना किया, क्योंकि जो सेवफल होता है वो सेवफल आजकल जैसा होना चाहिए वैसा मिलता ही नहीं है। वो कौन सी किससे पका हुआ रहता है, कार्बेट से पका रहता है, उस पर कुछ चढ़ा हुआ रहता है। तो सेवफल के लिए ध्यान रखना, फलों में आया तो, लेकिन सेवफल के लिए निषेध किया गया है, तो इसलिए सेवफल तो कम से कम लें आप, वो नुकसानदेही है। फिर उसके बाद मसाले में क्या लेना है, तो बोले जीरा, सौंफ, काली मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, पुदीना, इलायची, पतली दालचीनी और मीठा नीम, ये मसालों में आप लें। अपनी सब्जियों में ये सब कुछ मिलाएं बहुत अच्छे से। और अन्न में क्या लेना है, तो अन्न में यहाँ बोल दिया है कि ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, तो बोल दिया देसी गाय का दूध, घी, खीर, मावा अच्छा होता है इस समय लेना, मावा है, खीर है, छेना है, नारियल है, नारियल का तेल है, और
साथ में तिल, इस समय तिल लेना चाहिए, पुराना गुड़ भी, और देशी मिश्री, खांड, नींबू, सेंधा नमक, नारियल का पानी कम मात्रा में लेकिन, मनुक्का, खजूर, किशमिश, भीगे मेवे में बादाम, चिरौंजी, पिस्ता आदि ये लेना चाहिए। अब मुख्य बात क्या है, कम खाएं। क्या कम खाना है वो बहुत ध्यान से देखें कि हर जगह एक चीज़ के लिए विशेष बोला गया है, कम खाएं। कहीं भी एक चीज़ का समर्थन नहीं किया है, और लेकिन वही अपन खाते हैं, क्या है, गेहूँ। गेहूँ के लिए कहीं समर्थन नहीं किया है, फिर भी अब अपन वही अपना मुख्य आहार हो गया है, इसलिए अपन बीमार होने लगे। बीमारी का कारण गेहूँ ही है। गेहूँ आप क्या मानते हैं, क्या देसी अनाज है? अमेरिकन ये सीड्स है, गेहूँ हमारे यहाँ की उत्पत्ति नहीं है, बाहरी। हमारे यहाँ का ज्वार है, हमारे यहाँ का मक्का है, हमारे यहाँ का बाजरा है, हमारे यहाँ का जौ है, गेहूँ नहीं है। तो ये गेहूँ, लेकिन अब गेहूँ के आदी हो चुके हैं अपन, कम खाना गेहूँ, बाजरा, कुदरू, करेला, टमाटर, पपीता, मेथी, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हरा धनिया, हींग, अजवाइन, सज्जी खार, तिल का तेल, सरसों का तेल, अलसी, अलसी का तेल, मूंगफली, दही, श्रीखंड, लस्सी। क्योंकि यहाँ कम ही खाना है इन चीज़ों को है, और ना खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। इसका ध्यान देना बिल्कुल जरूरी कि ना क्या खाना है। तो कह दिया उड़द, कुल्थी, ककड़ी, फूल गोभी, पत्ता गोभी यूं भी खाना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें खाना ही नहीं चाहिए। तरबूज, खरबूज, ना तरबूज खरबूज, ना तरबूज खरबूज के बीज नहीं खाना चाहिए। सौंठ, लौंग, जायफल, इमली, रिफाइंड तेल, वनस्पति घी, डेयरी का घी, बटर, छाछ। अब देखो किसी बड़ी बात बोल दी, इस समय आपको छाछ नहीं लेना चाहिए, जबकि छाछ तो 12 महीने कहा गया, लेकिन नहीं, इस समय आप छाछ ना लें, कब बढ़ जाएगा। पनीर, आयोडीन, नमक, सफ़ेद शक्कर, फ्रिज का ठंडा चाय कॉफ़ी और बासी भोजन, होटल का इस समय भोजन नहीं लेना। खमीर वाली जो जलेबी आदि वो नहीं लेना। काजू पिस्ते नहीं लेने की निश्चित ध्यान रखना, नहीं लेना है ये बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर अश्विन मास के विषय में मैंने आपको पूरा बता दिया कि अश्विन मास में, अश्विन मतलब कौन सा माह, कुंवार का तो महीना है, लेकिन कौन सा, सितंबर और अक्टूबर। मुझसे आज मांग आई थी, महाराज जी आप बोल देते हो, हम समझते नहीं है, आज हमें पढ़ा ही नहीं गया है ये अश्विन अश्विन, हम तो सब तो सितंबर और अक्टूबर। अब आती बारी काय की, कार्तिक की। अब वो कौन सा हो गया, अक्टूबर और नवंबर, ये आएगा ना, आधा अक्टूबर और आधा नवंबर ही इसमें आना चाहिए कार्तिक में। हाँ, अक्टूबर और मतलब आधा अक्टूबर और आधा नवंबर, इसी को अपन कुंवार बोलेंगे। तो कुंवार में, कार्तिक में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सुंदर। आज पहले दिन, आज मैंने अच्छे से आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करी, लगभग 50 बीमारियों पर पूरा काम करके तैयार कर लिया आज कागज़ पर। अब वो ई मिक्स आज मांग आ गई, तो इसलिए एक एक बीमारी पर मैंने 30-20 बीमारी पर काम किया। हार्ट की बीमारी पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट निकाला है, मोटापे के लिए निकाला है, घुटने के दर्द के लिए कम से कम 10 नुस्खे निकाले हैं सुंदर सुंदर, और हार्मोन्स जो माताओं बहनों के लिए उस पर निकाला आएगा। हाँ, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जिनका प्रयोग करने ही कर रहा है, निद्रा के लिए निकाला है, और तेल के लिए निकाला है, कैसे लेना है ये। अब लेकिन ये पहला हो जाए ये प्रकरण, फिर उसके बाद उसको मैं अच्छा ये बोल दूँ 2-2 महीने, भैया जी कहना 2 महीने, ये बोल दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी भावना है तो ये वाला सबसे पहले तो मैंने इसमें ये किया आएगा। अभी एक डायरी और रह गई, फिर चलो ठीक है जितना होगा होता है, इसमें से फिर बाद में और बोल दूंगा। इसमें कौन सी चीज़ किसके साथ खाना चाहिए और कौन सी चीज़ किसके साथ नहीं खाना चाहिए, कार्तिक के बाद थोड़ा सा वो बोल देंगे। 2-2 महीने बोल देते, भैया जी का कहना है 2 महीने आज बता देंगे, 2 महीने कल बता देंगे, चलेगा ना ऐसा, और ये चीज़ भी देते जाएंगे। तो कार्तिक माह में क्या है, कार्तिक मतलब कौन सा, अक्टूबर और नवंबर। अभी शायद मेरे ख्याल से कार्तिक नहीं, अश्विन चालू हो गया, कार्तिक निकल गया। तो इसमें क्या है, जौ, अनाज में ज्वार, बाजरा, चावल, मूंग, तुअर, चना, मसूर और मोठ, ये क्या है, क्या है ये, खाना है। सब्जी में कुम्बड़ा, कुम्बड़ा मतलब भैया बहुत अच्छा होता है कद्दू। आप मान के चलना, कद्दू अनेक प्रकार की बीमारियों में काम आता है। कद्दू की बात याद आ गई,
तो आपको बोलता हूं, भैया मैं तो कद्दू समझ रहा, कुमड़ा क्या होता है मुझे नहीं पता, कद्दू होता तो ठीक, नहीं तो कद्दू के विषय में मैं बोल रहा हूं। सुनो कद्दू के विषय में क्या बोल रहा हूं कि जो सुन ध्यान आ रहा है सुन लो आप बहुत अच्छे से। जब एक बार क्षुल्लक अवस्था में धैर्य सागर जी अस्वस्थ हुए थे तो सुशील जी वैद्य जी ने उनको कद्दू का कल्प कराया था, मतलब कद्दू ही कद्दू खिलाया था, कद्दू ही कद्दू खिलाया था और वो ठीक हुए थे कद्दू कल्प से। तो कद्दू अपने आप में बहुत प्रभावकारी औषधि के रूप में कार्य करता है। अब हो गया कद्दू। कद्दू के बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सब्जियों में, और कुमड़ा, परवल, लौकी, भिंडी, करेला, ग्वार फल्ली, सहजन की फल्ली, बहुत काम की है सहजन की फल्ली, है ना, अनेक बीमारियों में काम आती। और साथ में है सेम फल्ली, सेम फली जो होती है, लेकिन ध्यान रखना इस सेम फली को बहुत अच्छे से लेना, नहीं तो बहुत नुकसानकारी होती है। ये लिख तो दिया है यहाँ, ये इतनी ज्यादा सीज जानी चाहिए, इतनी ज्यादा सीजना मतलब समझ ना, उबल जानी चाहिए, उसके बाद लेना, नहीं तो वायु कारक है, इतनी वायु कारक है कि आपकी हालत खराब कर देगी वो, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है, वो जाकर जम जाती है आंतों में। हाँ सेम वही से तो वो सेम फली जो है जम जाती है, तो जो उसका बीज भी होता है ना, बीज को बहुत उबालना पड़ता है, कैसे उबल जाए, वो दब जाए, कटा नहीं होना चाहिए, और वो बहुत मुश्किल वाला खेल होता है, इसलिए वो नुकसानदेह। और आपको होता है शारीरिक लाभ कई गुना है उसमें, शारीरिक लाभ बहुत है लेकिन बनती नहीं है। आप एक और चीज याद आ गई, अब जब खुला नहीं दिया है कि अब फास्ट नहीं है, तो फिर जब मुझे खुला दे देते तो फिर मेरी मन की बातें भी निकलती है कि, और खुला नहीं देते हो ना तो मामला बिगड़ जाता है, फिर फास्ट भगो। तो अब आज खुली छूट दे दी कि हाँ आज आपने हिसाब से करा। आपको बहुत अच्छी बात भैया जी को भी, भैया जी के मुख से भी सुनी थी, अरुण भैया भी अपने आप में आप मान के चलना कि वेद जी के सुपुत्र हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताएं कि जो आप कड़ी खाते हैं, जो कड़ी खाते हैं वो कड़ी बहुत नुकसानदेह है, बहुत अति नुकसानदेह। क्यों महाराज जी? हम तो शुरू से खा रहे हैं, इसलिए नुकसानदेह कि जो कड़ी जैसी बनना चाहिए वैसी नहीं बन रही। कड़ी को पहले चूल्हे में उबलती थी, तो उबलने के कारण वो जो बेसन था वो पूरा इतना पक जाता था, लेकिन आज अब वो जो टेम्परेचर है आपने बढ़ा दिया, उबाल दे दिया, वो कड़ी पकती ही नहीं है, वो कड़ी पकती ही नहीं है जैसी पकना चाहिए। मंदी आंच, बहुत बहुत कौन ने बोला मंदी आंच में? बहुत सुंदर भाई जी बोले, मंदी आंच में, वो कोयले की आंच में, वो लकड़ी की आंच में वो जब कड़ी पकेगी तो जो कड़ी पकती थी वो कड़ी स्वादिष्ट भी होती थी, वो कड़ी शरीर को लगती भी थी। तो अब मान के चलना वो कड़ी बनना ही बंद हो गई, इसलिए कड़ी तो डॉक्टर सीधे, मैं कहता हूँ लेना ही नहीं। मैंने दीक्षा के बाद कड़ी खाई नहीं, बहुत जबरदस्ती होती तो खाता हूँ, क्योंकि मेरे तो दिमाग में नहीं उतरती वो कड़ी। वो जब भी लिया उससे नुकसान ही हुआ है। कारण ये कि वो जो है वो जिस हिसाब से उबलना चाहिए उस हिसाब से उबला नहीं, इसलिए। बहुत सुंदर। अब मिट्टी की बात आ गई तो आपको मिट्टी का बता देता हूं। अगर सबसे अच्छा आपको दूध पीना हो तो आज जो दूध पी रहे हो वो कोई काम का नहीं। क्यों? हमारे घर में जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ जो मिट्टी का एक कहना चाहिए सिगड़ी टाइप से थी, उस सिगड़ी में कंडे होते थे, उस कंडे में दूध रखा जाता था, दूध आता था भैंस का, और वो दादी माँ सीधे उस पर रख देती थी, और फिर वो वाला जो दूध है वो दिया। स्वाद ही अलग है, उसका टेस्ट ही अलग आता है, आनंद आ जाता है उसको पीने में। कंडे का खीरे का दूध अगर आप लोगे अति लाभकारी, एक गिलास में पेट भर गया, दूसरे की जरूरत ही नहीं, और इतना स्वस्थ वर्धक और शरीर को संतुष्टि प्राप्त। लेकिन आजकल गैस में उबाला, खत्म हो गई कहानी, वो स्वाद ही खत्म हो गया। नहीं तो आप उबाल के देख लेना, पी के देख लेना एक बार, कंडे का उबला हुआ दूध। कंडे में वो दूध 2-2.5 घंटे में उबलेगा, लगभग 2 घंटे लगेंगे, और गैस पर 5-7 मिनट में उबलेगा। वही दूध गैस में 5-7 मिनट में उबलेगा, और वही दूध कंडे पर 2-2.5 में। और उसकी मलाई चौगनी मोटी होती थी, इतनी मोटी, और इसकी मलाई कुछ नहीं। तो उबलने की बात आई तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने घर हैं और आप सच में स्वस्थ होना चाहते हो ना, तो आप घर में से अपने गैस को एक तरफ रख दो, और वो क्या एक और चलाना इंडेक्स। अरे वो तो जहर है, जहर। जैसे करंट से मारना है ना जीव को, करंट देके मारते हैं ना, ऐसे करंट देके मार रहे हो आप, इंडक्शन का भोजन करा रहे हो। बिल्कुल, अगर आप सच में सम्यक दृष्टि हो तो जहर मत दो साधुओं को। इंडक्शन पर कभी पानी गर्म मत करो। आचार्य श्री जी हमारे इंडक्शन पे ठंडी गर्म पट्टी करने के लिए डांट देते थे। एक बार मुझे डांट पड़ी, ऐसी डांट पड़ी, कभी डांटते नहीं है, यही सीखा तुमने, यही करोगे, उसको और बीमार कर रहे हो तुम।
ये हटाओ। फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा चूल्हा रखा था संग में। रामटेक में बहुत हमें अच्छी डांट पड़ी थी। इंडक्शन पे हम किसी महाराज जी कर रहे थे, उन्होंने कहा ठंडी गर्म पट्टी करना है, और हम ठंडी गर्म पट्टी करने पहुंच गए। और जब ठंडी गर्म पट्टी करने पहुंचे तो हुआ ये, उनने वो देख लिया हमें, ये क्या हो रहा है। और उन्होंने डांटा, बोले तुम समझ नहीं रहो, ये इलेक्ट्रिक तार से जो ये गर्म हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। जो पानी आधे घंटे में गर्म हो रहा है तुम 2 मिनट में उबाल दिया, क्या है ये। तो बोले नहीं, ये गलत है। तो आप इंडक्शन को तो बिल्कुल हटा दें, बिल्कुल हटा दें। और अगर स्वस्थ में आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो गैस को एक तरफ रख दें और हर घर में सिगड़ी हो जाए, हर घर में चूल्हा हो जाए। आधे तो यूँ स्वस्थ हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन योग शिविर लगाने की। आधे बीमार तो हम उस गैस की रोटी के कारण है, तो गैस की रोटी पकती नहीं है। हाँ, गैस की रोटी जिस आंच में पकना चाहिए वो उस आंच में फूलती ही नहीं है। जिन घरों में गैस की रोटी मिलती है मुझे बड़ा आनंद आता है। जिस घर में गैस की कंडे की और लकड़ी की चूल्हे की रोटी मिलती है उस घर में मुझे आनंद आता है, लगता है कि हाँ आनंद आ गया। एक घर था कुंडलपुर के पास, हम गए थे, उस घर में हर चीज उस चूल्हे की थी। छोटा सा गांव था वो, हर चीज चूल्हे की थी वो। अब वहां तो आनंद आ गया, मैंने टेस्ट में चेंज क्यों है, आखिर ऐसा क्या है। तो फिर बताया महाराज जी सब चीज चूल्हे की थी, आनंद ही अलग आ रहा था। रोटी स्वादिष्ट लग रही थी, वो रोटी कोरी अच्छी लग रही थी, हमें कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, इतनी पकी थी एकदम ऐसी लग रही थी, मजा आ गया, आनंद आ गया। तो मैं तो बोल रहा हूँ अगर स्वस्थ होना चाहते हो आप अपने घर के गैस चूल्हे एक तरफ, बहुत ज़्यादा जरूरी जल्दी में तो गैस चूल्हा, नहीं तो लकड़ी। आप लकड़ी का वो चूल्हा, वो कोयले की वो, और वो जो आपका उसका कंडे की आप बाटी खिलाओ। अब वही बाटी आप बोलते हो ना महाराज जी क्यों हमें बाटी नहीं, तुम्हें बाटी बनानी ही नहीं आती। तो क्या बाटी बनानी ही नहीं आती तुम लोगों को। जो बाफले बनते ना मालवा में, वो एक बाफले में आदमी बिल्कुल मस्त हो जाता है, और दूसरा मांगता है ले लो, पेट में जगह नहीं रहती फिर भी कहता दे दो, अब ताकत, क्योंकि इतने टेस्टी बनते हैं वो, आपको बनाने ही नहीं आते हैं। काय से बनते हैं, काय में बनते हैं वो, कंडे में उसके अंदर रखा जाता है। जब बनते हैं, जब आता है आनंद, तब वो रहता, लेकिन है ही नहीं। जगह जगह से बिल्कुल होना चाहिए। एक आध तो बना के बता कि हाँ हमने बना के बताया, और फिर बोल रहे हो आए कछु नहीं आए तुम्हें, तुम्हारे की बाटी तो ऐसे मारो और माथा फूट जाए। ऐसी बाटी, ऐसी तो बाटी बनाते और बोल रहे कि महाराज जी लेते नहीं है बाफले, महाराज जी बाफले वाले हैं, और बाफला बनाना तो आए तब तो लें। हाँ, तो आई बात बीच में, तो हमने आपको बोल दिया कि आप गैस बंद करो, चूल्हे का रखो। जब आचार्य श्री अस्वस्थ हुए थे कुंडलपुर में, हमने आचार्य श्री जी को वहाँ रेवती रेंज में भी, आप लोगों को अगर ध्यान है रेवती रेंज वाले बैठे हैं, तो हमने चूल्हे बुलवाए थे और हर जगह चूल्हे दिए थे। रामटेक में भी चूल्हे दिए थे कि चूल्हे का ही होना चाहिए, उसमें पकता है और वही पचता है, नहीं तो फिर मचता है। गैस का मचता है, ना पचता है और ना पकता है, और चूल्हे का पकता भी है और पचता भी है। बिल्कुल, बहुत अगर सुंदर मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी बात को स्वीकार करके इस चीज़ को अगर आप मान लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो, कितने लोग हैं जो बोले हाँ हम शुद्ध भोजन चूल्हे से बनाएंगे। घर खराब हो जाएंगे महाराज, काले पड़ जाएंगे हमारे घर। हमारे घर हजारों लाखों के बने, सीलू बोला मेरी बिल्डिंग बनी करोड़ों की, मैं कहाँ लगाऊं। लेकिन सही कह रहा हूँ, सच में मान के देख, 8 दिन ले नियम तू, आनंद जाएगा, भूल जाएगा तेरी गैस वेस की रोटी। अध्यक्ष जी, वो महल जो बनाया उसमें आप सिस्टम रखो चूल्हे वाला। हाँ, हमारे भाई जी बोल रहे गैस के कारण इतनी गैस बनने लगी, पहले गैस नहीं बनती थी। आज वायु विकृति, आज बीमार हम इसीलिए हुए, मूल खराब है हमारा। मूल जो भोजन जैसा पकना चाहिए वैसा भोजन पक नहीं रहा है। कड़ी का तो मैंने उदाहरण दे दिया आपको, ऐसे हर चीज में दूध का उदाहरण आपको दे दिया, ऐसी रोटी का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। भाई जो चीज, अब मैं आचार्य श्री ने इसका एक उदाहरण दिया तो मुझे याद आ रहा है। आचार्य श्री ने क्या उदाहरण दिया सुनो ध्यान से। जब ये चर्चा चल रही थी, जब मुझे डांटा था वो क्या बोलते उस पर, इंडक्शन पर, कि आज के बाद संघ में इंडक्शन नहीं आना चाहिए, समझ लेना नहीं तो। फिर आचार्य श्री ने क्या बोला, क्या अच्छा उदाहरण दिया। गुरुदेव बोलते हैं, बोले 64 पहरी, क्या उदाहरण दिया गुरुजी ने डांटते हुए। हाँ, फिर पहले तो डांटा तेज हो गए और फिर मुस्कुराते बोले दुर्लभ, तुम आयुर्वेद को पढ़ने वाले हो, आयुर्वेद करने वाले हो, और तुम इतना नहीं मानो, तुम समझते हो 64 पहरी किसको बोलते हैं। मैंने जी अच्छा से किसको बोलते हैं। बोले 64 पहरी का मतलब होता है वो पीपर होती ना, उस पर 64 पहर तक कूटो। कितनी पहर तक? 64 पहर तक कूटना पड़ेगा। जब 64 पहर तक कूटोगे
तब वो 64 पहरी पीपर होती है। और बोले वो ऐसी होती है कि अगर कोई बीमार जो टाइफाइड वाला है या जो ऐसा अस्वस्थ कमजोर है, उसको एक खुराक में ठीक मस्त हो जाता है बोलो। पर 64 पहर तक क्या करना पड़ेगा? कूटना पड़ेगा। उतनी देर कूटोगे जब वो औषधि का काम करेगी। अब इसी प्रकार ये पानी है, जो जिस हिसाब से जिस टेम्परेचर में गर्म होना चाहिए उसमें तुमने टेम्परेचर में गर्म नहीं किया, बोले पूरे तत्व नष्ट कर दिए, इसके पूरे तत्व नष्ट कर दिए। बोले तुमने इतनी है उसमें वो किया आएगा, वो पूरा खत्म हो गया बोले पानी का। बोले अब नहीं करना, कभी ध्यान रखना, इसमें भी पानी में भी ताकत है, इनके अंदर भी विटामिन और कैल्शियम सब रहते हैं, तुमने समाप्त कर दिए। तो हमने कहा जी आचार्य श्री जी ध्यान रखेंगे आगे से, आज के बाद नहीं। उसके बाद फिर हमने संघ से हटा ही दिया। 64 पहरी का उदाहरण है गुरु जी। नहीं समझ में आ रहा है 64 पहरी मतलब क्या? नहीं आ रहा है। मतलब उस पीपर के ऊपर 64 पहर तक लगातार कूटा जाता है, ठक ठक ठक। अब बोले वो 64 पहर वाला मतलब जो होना था, अगर एक साथ आधे घंटे में मशीन से दबा दोगे नहीं बनेगी। वो जितनी काल, जितनी मतलब जो काल है उसी काल से, और जिससे पढ़ना चाहिए ठुकना चाहिए उसी से ठुकेगा, तब वो औषधि का काम करेगा। तो बस उसी प्रकार से उन्हें पानी का भी बोला, सब चीज़ों का बोला। आज उत्तम काम हो जाएगा। अपने अपने घरों से आप इंडक्शन निकाल दे। बड़ी चिड़ होती है। एक महाराज तो इंडक्शन देख के मालूम चौके से लौटाते थे। बोले तुमने रखा क्यों, कुछ तो बनाया होगा। वो लौट आते थे इंडक्शन देख कर ही। बोले इंडक्शन का हमें नहीं लेना, आपने खिलाया, हम बीमार तो हम होंगे, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, गोली दवाई हमें चलेगी, हमारी बर्बादी होगी। तो इंडक्शन का आप ना करें तो बहुत अच्छा है। सोचो अच्छा, इसलिए ठंडी गर्म पट्टी में मना कर रहे थे, खाने पीने की तो दूर, बाहरी उपचार में गुरुदेव मना कर रहे थे, और आप उस पानी को इंडक्शन की चीज़ को लेकर गर्म कर रहे हैं, भारी नुकसानदेह। अगर ना करें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है अपना, चल क्या रहा है, मसाले है ना। गाय का कहाँ था भैया बता दो मुझे। हाँ, सहजन की फल्ली, सेम की, हाँ सेम की फल्ली के विषय में चल रहा था मामला कि ध्यान रखना कभी भी वो सीजे नहीं तो मत लेना है, तो बहुत वायु कारक है, बहुत परेशान करती है वो। हाँ, और फिर उसके बाद सहजन की फल्ली, इसी प्रकार सहजन की फल्ली भी, लेकिन इतना ध्यान रखना ये भी सहजन की फल्ली का अनुभव बता रहा हूँ आपको, अति वायु कारक है। यूँ तो हर एक स्थान में, लेकिन उसको अति मात्रा में मत खाना। अगर आपने उसको अति मात्रा में, भाई हर आयुर्वेद के हर ग्रंथ में कहा है, हर जगह बताया तो हम अधिक ले लें, नहीं, वो वायु कारक है। जो लोग वायु से पीड़ित हैं उनको कम लेना है, नहीं तो और आपकी वायु उससे बढ़ेगी सहजन की फल्ली से। फिर उसके बाद फल, फल में बता रहे हैं मौसम्बी है, संतरा है, सफ़ेद अनार है, सीताफल है, केला है, आंवला है, अब तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना, नारियल है और अनानास है। इन सब फलों को आप ले सकते हैं, लें, बहुत अच्छी बात है। कार्तिक मास में इनको लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या बोला है यहाँ कि मसाले, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना सीताफल का इसमें बोला है, मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि सीताफल बहुत लाभकारी है। लेकिन ऐसा सुनने में आया है, मैंने यही सुना, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं, तो मैंने कहा मैं अपने प्रवचन में बोल दूंगा, आज याद आ गया तो बोल देता हूँ। सुना है कि सीताफल खाने के बाद अगर आपने हाथ धो लिए तो सर्दी हो जाएगी। तो सीताफल खाने के बाद क्या करना है, हाथ नहीं धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखो मैं तो बहुत शौकीन था, मैंने तो मेरे बचपन में टोकरी से सीताफल खाए। कैसे? टोकरी से स्पेशल आते थे। स्पेशली जब मैं अपनी नानी क्या रहता था खंडवा, तो जो पूर्वावस्था के पिताजी थे वो स्पेशल भेजते थे कि इसको सीताफल बहुत पसंद है, बड़े बड़े सीताफल वहाँ स्पेशल आते थे हमारे लिए। तो मुझे ध्यान नहीं है कितनी बार सर्दी हुई होगी, लेकिन आप लोगों के मुख से सुना है कि सीताफल खाने के बाद हाथ नहीं धोते। तो क्या पोंछते हैं? फिर पोंछते हैं, धोना ही नहीं। अच्छा, चम्मच से खाते हैं? नहीं, हमने तो हाथ से ही खाए भैया। तो अब वो बता दिया, लेकिन हाँ सीताफल खाना चाहिए। इस माह में, कार्तिक मास में सीताफल लाभकारी हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। ठीक, उसके बाद मसालों में जीरा, सौंफ, काली मिर्च, हल्दी, सूखा, हरा धनिया, पुदीना, इलायची, दालचीनी और मीठा नीम, इसको लेना चाहिए। और अन्य में क्या, तो बोले देसी गाय का दूध, ठीक है ना, घी है ना, देसी गाय का दूध है ना। मैं तो स्पष्ट कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि आप तो भैंस का दूध पियो ही मत, देशी गाय का ही लो। अर्थात अपने अपने घरों में आप तो एक एक गाय को पालो, आपका पूरा वास्तु दूर हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, अच्छी बात याद आ गई तो, कि खातेगांव में एक भाई के यहाँ एक बहुत बड़ा प्लांट खरीदा। देखो सुना, आपको सुना रहा हूँ एकदम,
एक बहुत बड़ा प्लाट खरीदा, उन्होंने जो सुनाया, बटन समझ गया क्या? बटन भैया के सामने सुनाया था, बटन भैया वहीं बैठे थे, तो वो बोल रहे, हंस रहे हैं बटन भैया। तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्लाट खरीदा और भैया भी, हरुण भैया भी उस प्लाट पे जाके आ गए। अब बहुत नेगेटिव एनर्जी, इतनी नेगेटिव एनर्जी जिसकी हद नहीं। अब क्या करना उस प्लांट में? तो उस भाई ने दिमाग लगाया और उसने क्या किया, बाजू वाले क्या थी 20-25 गायें, बोले सब बांधो इस पर, बांधो बोले इस पर। 3-4 साल से गायें बंधी अपने उस प्लाट पर, और फिर एनर्जी वाले को बुलवाया। वो समझ ही नहीं रहा, उसका यंत्र ठिकरा था। बोले यंत्र, बोले क्या हो गया इसमें, क्या कर डाला? कुछ नहीं किया, वहां उतने दिन तक क्या गाय बांध दी। तो गाय बांधने के कारण वहां उस गाय का, उस बछड़े का वात्सल्य प्रेम इसने ऐसा हुआ होगा, इतने सारे बछड़े वहां पले, गाय पली, वो एनर्जी चेंज हो गई वहां की, जो नकारात्मकता थी सब समाप्त हो गई। वो यंत्र घूम नहीं रहा था 3 साल पहले, वो यंत्र संभल नहीं रहा और ऊंचक ऊंचक के फेंक रहा था। ये है। आप माना, गाय अगर आपके यहाँ होगी तो उस गाय के माध्यम से वहाँ ऐसी एनर्जी फील्ड बनता है। और क्यों? क्योंकि कारण क्या है, वहाँ वात्सल्य होता है, वहाँ बछड़े को वो दूध पिलाती है, उसका सब कुछ भाव वहाँ पर रहता है, उस भाव से वहाँ की ऊर्जा में परिवर्तन आता है। तो आप गाय पालें, गाय का दूध लें, गाय का दूध सेवन करें। हमारे गुरुदेव ने कितने प्रवचन करें इसी विषय को लेकर कि हर घर में गाय। अब दिल्ली, बम्बई, इंदौर में कहाँ गाय रखें महाराज? स्थानीय फ्लैट में तो हम रहते हैं, फ्लैट में तो हम रहते हैं, लेकिन आरोन में तो रख सकते हैं हम। यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो हर घर में होना चाहिए, लेकिन बंद। अलसी का तेल, मूंगफली, दही, छाछ, लस्सी, खमीर वाली चीज बिल्कुल नहीं खाना, और ना खाएं। और बता देता हूं 2 मिनट में कि ना क्या खाएं, तो ना खाएं में हैगा पालक, ध्यान रखना क्या नहीं खाना है, वैसे ही नहीं खाना, फिर भी नहीं खाना। ककड़ी, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, तरबूज, खरबूज। मैं इसीलिए मना करता था, तरबूज खरबूज के बीज समझ लो, वो ले आएंगे तरबूज खरबूज के बीज। में अभी नहीं खाए जाते तरबूज खरबूज के बीज, आप समझो तो भाई। नहीं नहीं, बहुत अच्छे बोलते, डॉक्टर ने बोला है स्पष्ट कहा ना खाना, यहाँ स्पष्ट करे ना खाना तरबूज खरबूज के बीज। सौंठ, लौंग, अच्छा सौंठ भी नहीं लेते, लौंग, इमली, रिफाइंड तेल, वनस्पति घी, डेयरी का घी है ना, बटर, पनीर, आयोडीन नमक, सफ़ेद शक्कर, फ्रीज का ठंडा कुछ। फ्रीज तो आप घर से बाहर ही कर दो, आपके घर में फ्रीज होना ही नहीं चाहिए। फ्रीज की जितनी चीजें सब हानिकारक। महाराज कैसी बात करते हो, उसके बिना तो हमारा घर ही नहीं चल रहा है। लेकिन सच कह रहा हूँ, फ्रीज की चीज़ बहुत नुकसानदेह होती है, उनको ना रखे तो ज़्यादा अच्छा है। कॉफ़ी, होटल का भोजन और अनार, काजू, पिस्ता इस समय आपको कार्तिक में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये हुई कार्तिक की बात। 2 बीमारियों के लिए वो एक बीमारी बोलूँगा और मेरा प्रकरण रहेगा 1 माह। अगला कौन सा है? 1 महीना बताओ और बीमारी, दोनों सेट होता चलेगा। ठीक, 2 प्रकरण आपको बताते जाऊंगा कल से। और अब छूट अब 15-20 दिन चलेगी भैया, है ना, बंधूंगा नहीं 8 दिन में। हड़बड़ाहट पे कुछ बता नहीं पाता हूँ, मन की बात खोल ही नहीं पाता हूँ। खुला मंच दे दिया, अब वो 8 दिन चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले। अच्छा ये बताओ एक बात और, मैं सबने बोला था पूछ लेना, उसके बाद ये मामला करना। आप ये बताओ कि मैं धर्म को छोड़कर और आपको खाने पीने की और औषधि की बात, ये करना है कि वो प्रवचन परिवार वाले वो वाले प्रवचन करना है? चलिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शीर्षों के सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वजदाने त्वां वंदमानस्य।